नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में 14वें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुनक को बधाई दी। भारत सहित दुनिया के कुछ अन्य स्थानों पर आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। चक्रवाती तूफान सित्रांग कमजोर पड़कर कम दबाव में बदला। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी रहेगी। और पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले 14वें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 255 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आइए चलते हैं अपने संवाददाता संजीव सुंदरियाल के पास और लेते हैं ताजा स्थिति की जानकारी। जी संजीव, आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है क्योंकि पहाड़ी इलाकों और राज्य के अन्य हिस्सों में पहले से ही ठंड पड़ रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो नामांकन को लेकर कैसा उत्साह है उनमें? लवलीन, राज्य में सर्दी आने के बावजूद माहौल गर्म है। उसका कारण है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार का तेज करना। राजनीतिक दल के प्रमुख उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। अब तक 255 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया और आज शाम तक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी कि वास्तव में कितने उम्मीदवारों ने नाम दाखिल किया है। हालांकि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे, इसकी तस्वीर 29 अक्टूबर यानी नाम वापस लेने वाले दिन साफ हो जाएगी। लवलीन जी संजीव, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ कहीं दुर्गम दूर दराज के इलाके भी हैं, तो ऐसे स्थानों के लिए चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है? लवलीन, राज्य में चुनाव विभाग द्वारा 7,831 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 378 संवेदनशील है और 902 अति संवेदनशील है। जबकि चुनाव विभाग ने राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पहले ही भेज दी हैं। लवलीन संजीव, प्रदेश में चुनाव का प्रचार कैसे चल रहा है? लवलीन, नामांकन दाखिल होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। नामांकन पत्र वापस लेने के बाद केंद्रीय नेतृत्व के रैलियां करने की उम्मीद है। इसके बाद चुनाव प्रचार और तेज हो जाएगा। अब मौजूदा बीजेपी सरकार जहां उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य को उठा रही है, वहीं कांग्रेस ने राज्य में ओपीएस और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा समेत कई मुद्दे सामने रखे हैं। लवलीन धन्यवाद संजीव इस जानकारी के लिए। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। ब्रिटेन में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुन लिया गया है। किंग चार्ल्स आज उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। एक रिपोर्ट। 42 वर्षीय श्री सुनक 100 से अधिक वर्षों में ब्रिटेन में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री सुनक ने कल कहा था कि देश को स्थिरता और एकता की आवश्यकता है तथा वे अपनी पार्टी और देश को एक साथ लाने का संकल्प लेते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मात्र 6 सप्ताह के बाद ही बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया था। कई महीनों के घोटालों और बाजार में उथल पुथल के कारण श्रीमती ट्रस के इस्तीफे के बाद दूसरी बार नए प्रधानमंत्री पद की दौड़ शुरू हो गई थी। सितंबर में बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद पार्टी के नेता के रूप में ट्रस ने सुनक को
हरा दिया था। श्री सुनक को ब्रिटेन के सबसे धनी राजनेता के रूप में माना जाता है। वे भारतीय मूल के एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पुत्र हैं और उनका जन्म हैम्पशायर के साउथम्पटन में हुआ था। उन्होंने ब्रिटेन के शीर्ष बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा ली थी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तथा एक प्राइवेट कंपनी में कुछ समय तक कार्य किया था। समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि वैश्विक मुद्दों पर वे उनके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 लागू करने को तत्पर हैं। भारत और ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंधों के आधुनिक साझेदारी में बदलने और दोनों देशों के मध्य जीवित सेतु रहे ब्रिटिश भारतीयों को उन्होंने दिवाली की विशेष शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा से ही युद्ध को अंतिम विकल्प माना है और वो शांति पर विश्वास करता है। दीपावली के अवसर पर कल कारगिल में सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना, लेकिन शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि कोई भारत की तरफ बुरी नजरों से देखने की हिम्मत करेगा तो देश के सशस्त्र बल उसका करारा जवाब देने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तब सुरक्षित होता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और समाज सशक्त होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत बहुत महत्वपूर्ण है और विदेशी हथियारों और उपकरणों पर देश की निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भारतीय होना गर्व की बात है। वे आज राजस्थान में सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भर में भारतीय अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देंगे। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, कितना ही बड़ा संस्थान हो, आपको भारतीय या भारतीय मूल का आदमी नजर आएगा जो मार्गदर्शन दे रहा है और विश्व कल्याण की बात कर रहा है। यहां से प्रसार होता है भारतीय दर्शन का निचोड़, भारतीय दर्शन का सोच, विश्व कल्याण का विचार। मानव कल्याण के लिए जरूरी है सच्चे मन से श्रद्धा रखें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। अभ्यास एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। आप अपने सवाल 9289094044 पर व्हाट्सएप करें और आपके सवालों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपके सवाल हमें 26 अक्टूबर तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर भागों में सूर्य ग्रहण नजर आएगा। ग्रहण दोपहर बाद 4:29 पर शुरू होगा और शाम 5:42 पर सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा। जिन शहरों में सूर्य ग्रहण 1 घंटे से अधिक समय तक दिखाई पड़ेगा वे हैं नई दिल्ली, मुंबई, द्वारका, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पंजिम।
सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के पूर्वोत्तर हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर और उत्तर हिंद महासागर में भी नजर आएगा। अगला सूर्य ग्रहण भारत में 2 अगस्त 2027 को नजर आएगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। एक रिपोर्ट। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, जिसके कारण सूर्य अर्ध चंद्राकार के रूप में दिखाई देता है। इस खगोलीय गतिविधियों को देखने के लिए बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें यह नजारा लगभग 5 साल के बाद देखने को मिलेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने सभी लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। सूर्य ग्रहण के दौरान आंखों से सीधे सूर्य को देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है और रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। इस ग्रहण को देखने का सबसे सही तरीका छोटी दूरबीन या सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा टेलीस्कोप के माध्यम से सफेद पटल पर सूर्य की छाया को देख सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्वोत्तर बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में बना चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ गया है और कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर असम, मेघालय और नागालैंड में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग से अभी लेटेस्ट जो स्थिति है, चित्रांग साइक्लोन बांग्लादेश क्रॉस किया है आज अर्ली मॉर्निंग में और वीक भी हुआ है और अभी लेटेस्ट जो है कम दबाव का क्षेत्र एक बना के वो पूर्वोत्तर बांग्लादेश और adjoining जो हमारा मेघालय एरिया है वहीं एक्टिव है और इसकी वजह से जो है एक दिन का हम लोग का हेवी रेनफॉल अलर्ट है वो पूर्वोत्तर असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश मेनली जो है ऑरेंज अलर्ट में है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और जो विंड का है वो 25 से 35 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 45 किलोमीटर यही पूर्वोत्तर राज्य में रहेगा। इस बीच चक्रवाती तूफान सित्रांग कल आधी रात बारिसाल चट्टोग्राम तट को पार करता हुआ बांग्लादेश पहुंचा। इसके प्रभाव से तटीय इलाकों में तेज और पूरे बांग्लादेश में सामान्य से तेज बारिश हो रही है। बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद चक्रवात सित्रंग ने बीती रात करीब 9 बजे लैंडफॉल बनाना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार चक्रवात से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले देश के 15 तटीय जिलों में मवेशियों सहित 2 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया था। सरकार ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए तटवर्ती जिलों में करीब 7,000 चक्रवात आश्रयों की स्थापना की थी। देश भर में फेरी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। खुलना, बरिशाल और चटगांव संभाग के सभी शिक्षण संस्थान आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 24 घंटे निगरानी भी शुरू की गई थी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश में 14वें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुनक को बधाई दी। भारत सहित दुनिया के कुछ अन्य स्थानों पर आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चक्रवाती तूफान सित्रांग कमजोर पड़कर कम दबाव में बदला। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी रहेगी। और पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप और वेब पर त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप सेवा कुछ समय तक बंद रहने के बाद बहाल हो गई है। विश्व भर में व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल सेवाएं आज दोपहर लगभग 12 बजे से बंद हो गई थीं, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद इन्हें बहाल कर दिया गया है। सेवाएं बंद रहने के दौरान लोगों को मैसेज भेजने और व्हाट्सएप कॉल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सेनेगल यात्रा पर पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच की बैठक के प्रारंभिक सत्र में भाग लिया।
बैठक का उद्घाटन सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने किया। श्री मुरलीधरन ने कहा कि ये अफ्रीका की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी विभिन्न पक्षों पर नीतिगत विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। भारत पहली बार मंत्रिमंडलीय स्तर पर इस मंच की बैठक में भाग ले रहा है। अफ्रीका के नीति निर्माताओं के लिए डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समी किदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केनिया सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत में केनिया के उच्चायुक्त भी दोनों व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए हैं। रक्षा उत्पादन विभाग ने देश भर में 294 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया है। विभाग 2 अक्टूबर से नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालयों, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और स्थानीय इकाइयों में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का संचालन कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभियान के दौरान विभाग ने संसद सदस्यों के 9 लंबित मुद्दों और 231 आम जनता की शिकायतों का निपटारा किया है। कबाड़ की बिक्री से अब तक 10 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है और 75,000 वर्ग फुट से अधिक जगह खाली कराई गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जिन कुलपतियों ने त्यागपत्र देने से इनकार किया है उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों को जवाब देने के लिए 3 नवंबर तक का समय दिया गया है। 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कल दिन में 11:30 बजे से पहले इस्तीफा सौंपने का निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वो उन्हें बर्खास्त करने की बजाय इस्तीफा देने का सम्मानपूर्वक सुझाव दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश में नए कुलपति चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारत का सबसे बड़ा लोकसेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की श्रृंखला में हम आपको स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए भारत की खोज की जानकारी दे रहे हैं। भारत सरकार ने देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार इस दिशा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सोलर रूफटॉप चरण 2 और नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना जैसी योजनाओं को लागू कर रही है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें उन्होंने पंचामृत नाम दिया है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। पिछले 8 वर्षों के दौरान सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन की दर सबसे अधिक रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 1.97 गुना और सौर ऊर्जा में 18 गुना की बढ़ोतरी हुई। भारत ने वर्ष 2030 के लक्ष्य से बहुत पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक है, जबकि परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता
6.78 गीगावाट है। इससे गैर जीवाश्म आधारित स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता 157 गीगावाट से अधिक हो जाती है, जो कि लगभग 392 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता से 40% से अधिक है। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुए पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को शब्दशः पूरा कर रहा है। भारत ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया कि विकसित देश न केवल वर्ष 2009 से विकासशील देशों को 100 अरब अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, बल्कि वे 2025 तक इसे अपनी महत्वाकांक्षा की अधिकतम सीमा के रूप में पेश करना जारी रखे हुए हैं। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां भी सूर्य चमक रहा है, वहां जिन क्षेत्रों को बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां बिजली की आपूर्ति हो। भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया में तो खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है शायर और गीतकार वर्ष 1921 को लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि बचपन इन्हें गरीबी में गुजारना पड़ा। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेरों के लिए के लिए उन्होंने पत्रिका सवेरा में बतौर संपादक काम किया। बहुत कम लोगों को पता है कि साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें फिल्मों में लिखे अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। ये उनके प्रयासों का ही फल था कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले गानों में गायक तथा संगीतकार के साथ गीतकार के नाम का भी उल्लेख होने लगा। साहिर जिंदगी भर कुंवारे रहे। 59 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को साहिर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब तक साहिर की शायरी जिंदा है, तब तक साहिर लुधियानवी लोगों के दिलों में जिंदा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 23,791 टीके लगाए गए। इसी दौरान 862 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में 1,503 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 22,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी के कारण आज सवेरे दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सवेरे 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 326 था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के अवसर पर पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन राजधानी में आधी रात के बाद भी पटाखों का शोर सुनाई दे रहा था। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य तथा 201 से 300 के बीच खराब मानी जाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों के संबंध में कल न्यूयॉर्क में मुकदमा शुरू हो गया। मीडिया की खबरों के अनुसार ट्रंप संगठन पर 2005 से 2021 के बीच मैनहट्टन में अभियोजनकर्ताओं द्वारा शीर्ष अधिकारियों को दिए गए मुआवजे की राशि छिपाने का आरोप है। ट्रंप संगठन को इस समय डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप चला रहे हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे की बात को खारिज कर दिया है और इसे राजनीतिक चाल बताया है। हालांकि श्री ट्रंप का नाम इस मामले में शामिल नहीं है। अमेरिका में कल मिसौरी के सेंट लुइस में एक हाई स्कूल में गोलीबारी के बाद एक संदिग्ध सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 घायल हो गए। संदिग्ध की पहचान 19 वर्षीय पूर्व छात्र के रूप में हुई है। पुलिस के साथ गोलीबारी में उसकी मृत्यु हुई। स्कूल में करीब 400 विद्यार्थी थे और उन पर हमले के उद्देश्य के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। पर्थ में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट का अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया था, जबकि श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से पराजित किया था। कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर के मैच में आज लक्ष्य सेन का सामना किदाम्बी श्रीकांत से होगा। हाल ही में संपन्न डेनमार्क ओपन में भारत की ओर से लक्ष्य सेन का प्रदर्शन शानदार रहा था। हालांकि क्वार्टर फाइनल में वे जापान के कोडाई नोराका से पराजित हो गए थे। और अब आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में तापमान 14 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 29 डिग्री तक जा सकता है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकता है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। यहां तापमान 4 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 13 डिग्री तक जा सकता है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, आइजॉल और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और लगातार वर्षा होने की संभावना है। अगरतला में तेज वर्षा हो सकती है। गंगटोक और ईटानगर में गरज के साथ या छिटपुट वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। तापमान 12 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हिमाचल प्रदेश में 14वें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुनक को बधाई दी। भारत सहित दुनिया के कुछ अन्य स्थानों पर आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। चक्रवाती तूफान सित्रांग कमजोर पड़कर कम दबाव में बदला। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी रहेगी। और पथ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।